देख मैंने कहा भाई होने के लिए तैयार तो निकलना क्या बच्चे क्या आपसे पहले से बात करोगे सही बोला था सो जाओ समझ गया अरे नहीं बात अच्छा लगता है जब नीचे क्लास अदरवाइज ऊपर जाना फर्क आ रही है विराज जेवण झालं कितने लोग यहाँ आकर सुबह से पढ़ रहे हैं यहाँ सुबह बच्चे मैंने देखे ऊपर आए हैं अभी अपनी क्लास में शुरू नहीं हो गया पैदल है तो कंफर्टेबल ठीक है घर पे कुछ ध्यान भटक रहा हो तो ऊपर मैंने देखा सुबह से टॉप फ्लोर पे बैठ के सब शाम को पढ़ रहा है कोई डिस्टर्बेंस तब होगा लेक्चर छूटता है ब्रेक तो ब्रेक तो तुमको भी चाहिए ना खुद की पढ़ाई में निकल रहा है यहाँ का भी आप यूज कर सकते हो करो और यहाँ फायदा ही होगा कि जैसे कुछ डाउट निकला तो कोई ना कोई फैकल्टी अवेलेबल रहेगा सुबह आओ 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे निकलो हाँ जी एक्शन पोजीशन पे लिखा गया था बाकी दो भी लिख देते बाकी दो में क्या लिख रहा था
अगर पैरेलल में रखे हैं, एक का मोमेंट m1, दूसरी का मोमेंट m2, शॉर्ट मैग्नेट। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो फिर तो पोल टू पोल फोर्स लगा के फिर वेक्टर रिजल्टेंट निकालना ही पड़ेगा। वेक्टर रिजल्टेंट तो टेंशन नहीं है, कैसे भी रखे हो किसी भी एंगल से आप वेक्टर रिजल्ट बना देंगे। तो भाई इसमें दोनों एक दूसरे की इक्विटोरियल हो गए हैं। m1 ऊपर जा रहा है तो इसका फील्ड नीचे, m2 ऊपर जा रहा है तो इसका भी फील्ड नीचे, दोनों वापस एक दूसरे के फील्ड में आ गए। मान लो अब की बार u1 की पोटेंशियल निकाली तो माइनस एम बी कॉस 180 अपोजिट है, यानी माइनस m1 के m2 बाय आर क्यूब, यानी माइनस के m1 m2 बाय आर, यानी पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन आर क्यूब के इनवर्स भी चलेगा। और अब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, सीधे लिख देता हूँ 3k m1 m2 बाय आर, और पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, सेम फोर्स सामने सामने है। इसका निकालो तुम लोग, m1 m2 शॉर्ट मैग्नेट ही है, बस m1 m2 दिया है और r दिया है। इस मेथड से करने जाएंगे तो फेल हो गया है, क्योंकि थीटा 90 आ जाएगा और cos 90 0 हो जाएगा, तो u 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो u1 u2 है 0, तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? मतलब मैं करने में से बोल रहा था कि बोर्ड का डेरिवेशन भी हो जाएगा आपका। तो वो फिर 4 ज्यादा भारी हो जाएगा। इसको तो m1 में रहने दो, इसको पोल टू पोल मत जाओ, एक को पोल टू पोल पकड़ लो। सपोज कर लो कुछ पोल स्ट्रेंथ दी नहीं है तो हट जाएगी आखिर में। सपोज कर लो इसकी लेंथ कुछ 12, m1 ऊपर जा रहा है तो उसके कारण साउथ पोल पर यहां पर फील्ड नीचे आएगा B1, नॉर्थ पोल पे भी नीचे आएगा B1 डैश। साउथ पोल को फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा MB1, नॉर्थ पोल को फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा MB1 डैश। पर चूंकि B1 बड़ा होगा B1 डैश से, तो यानी ये फोर्स बड़ा होगा इस फोर्स से, यानी इस डायपोल पर नेट फोर्स हो जाएगा F2 इक्वल टू M इंटू B1 माइनस B1 डैश। अब B1 और B1 डैश कौन है? इसकी इक्विटोरियल पे फील्ड, तो यहाँ तक का डिस्टेंस है r माइनस एल और यहाँ तक का है r प्लस एल, तो यानी दोनों में से k m तो बाहर आ जाएगा, अंदर 1 अपॉन r माइनस एल का क्यूब माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का क्यूब, एलसीएम होगा तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल क्यूब, और यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का क्यूब माइनस r माइनस एल का क्यूब। क्या बचता है? a प्लस बी के क्यूब में से a माइनस बी का क्यूब को हटाएं तो क्या बचेगा? a प्लस बी के क्यूब में से a माइनस बी का क्यूब घटाएंगे तो 2a क्यूब बचेगा कि 2b क्यूब? b क्यूब बचेगा, bl है तो 2b क्यूब। अब 6a स्क्वायर भी बचेगा कि 6ab स्क्वायर? ab स्क्वायर, ab स्क्वायर बचेगी ना,
क्यों? प्लस 3a² माइनस 3ab² होता है ना, और फिर माइनस होगा तो साइन बदलेगा ना। a माइनस b का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3 माइनस 3ab² प्लस ठीक, तो 6a² b, 6a² b अपॉन r² माइनस l² का क्यूब। तो ऊपर से, अरे b थोड़ी है, ये l है, तो ऊपर से 12 कॉमन आ गया, और वो 12 इस m के साथ मिलकर कैपिटल M2 बन गया, यानी के M1 M2, और अंदर बच गया 3r² प्लस l² अपॉन r² माइनस l² का क्यूब। और फिर शॉर्ट मैग्नेट की कंडीशन लगा दी कि l इज स्मॉलर देन r, तो यार ऊपर से भी कैंसिल, नीचे से भी कैंसिल, नीचे r की पावर 6 से r² कट गया, r4 हो गया, तो फॉर्मूला वही वाला आ गया 3km1 m2 बार r4। डायग्रामेटिकली मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे कि M1 के रिस्पेक्ट में M2 का मोशन कैसा है, तो MB1 बड़ा है MB1 से, तो ऊपर बढ़ेगा, पर कपल उसको ऐसा घुमाएगा भी, यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ऑप्शन ऐसे लिख देते हैं, अपवर्ड क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड क्लॉकवाइज, इस तरह से मोशन के।
potential of the magnet axial तो एक्शियल पोजीशन पे पोटेंशियल मैं नॉर्थ पोल का लूंगा प्लस में के एम बाय आर माइनस एल, साउथ पोल का माइनस में के एम बाय आर प्लस एल, तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल, इधर आर कट जाएगा ऊपर 2l और m मिलकर हो जाएंगे कैपिटल एन, तो के एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रिक डायपोल का था के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर अगर शॉर्ट मैग्नेट हुआ तो वापस एल को निगलेक्ट कर देंगे और वो हो जाएगा के एम बाय आर स्क्वायर। वो एक्चुअली इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, इसमें फटाफट लेते आ रहा हूँ। इक्वेटोरियल दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस, इक्वल पोल स्ट्रेंथ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो नेट इक्वेटोरियल पोजीशन में हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का भी जीरो होता था, मैग्नेट का भी जीरो होता था। पोलर अच्छा यू बोल रहा है कि ई के थ्रू भी बनाने का? हाँ, अगर बोर्ड्स में नहीं, तुम्हारी जैसा तुम्हारी महाराज बोर्ड की बुक में लिखा वैसे लिखना पड़ता है। बोर्ड का लफड़ा है भाई, तो यहाँ पर जितने भी बोर्ड वाले एग्जाम होंगे ना बराबर देना, यहाँ पर होती तो तैयारी हो जाती, टेंशन नहीं अपने, बढ़िया एग्जाम लेनी है पर अपने क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना। आज मुस्मान से आते बोर्ड, और उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे कि वो यहाँ के टेस्ट से भी बराबर नहीं आते, तो वो ना इधर के रहते ना उधर कहीं नहीं होते। अब तो बोर्ड में यहाँ पर आने का, बोर्ड का पेपर देने गए। इस कैंपस का प्रॉफिट ही है, हर तरह के एग्जाम के समय हर तरह का आपको मटेरियल मिलेगा। पोलर पोजीशन, फिर वही कहानी, थीटा एंगल पर m को रिजॉल्व कर दिया, m cos थीटा के लिए एक्शन हो गया, m sin थीटा का इक्वेटोरियल हो गया, तो m sin थीटा का पोटेंशियल जीरो, सिर्फ m cos थीटा से बनेगा। और एक्शन का फॉर्मूला भी हमने बनाया के m बाय आर स्क्वायर, यानी के m cos थीटा बाय आर स्क्वायर फॉर शॉर्ट मैग्नेट एंड फॉर लार्ज मैग्नेट दिस। ज़्यादा प्रैक्टिस मारने की जरूरत नहीं, जितने बस वर्मा जी और मेरे वाले पीडीएफ में क्वेश्चन थी उसमें लगा दो, खत्म करो काम। और वो कल वो भी दे देना, डीपीपी भी और उस पर भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हर डीबी में कितने होते हैं, 6-7 क्वेश्चन। प्रैक्टिस करके अभी के अभी छोड़ देना, ये नहीं सोचने का यार एडवांस में ज़्यादा रोल नहीं है तो नहीं करने का। एडवांस से पहले नेक्स्ट हो। चलो भाई, बड़ी बड़ी बधाइयाँ हो
क्लासिकल मैग्नेटिज्म का पहला चैप्टर खत्म हुआ, फर्स्ट टॉपिक। हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, दूसरा शुरू करते हैं। करते शुरू दूसरा। इसमें कोई प्रॉब्लम देने की जरूरत नहीं, क्लास में है सभी वर्मा जी ने क्वेश्चन वो कर तो नहीं होता, वर्मा जी के सॉल्व अनसॉल्व सब करो। हाँ, किसी भी चैप्टर का सॉल्व प्रॉब्लम छोड़ना नहीं। और वो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 वर्मा जी का 5-6 ऑब्जेक्टिव होता है जो सब अच्छे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट, इसीलिए उसने नाम ऐसा लगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कि भाई आपको कॉन्सेप्ट आती है कि नहीं प्रूफ हो जाएगा। उसी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं और उसके आंसर नहीं मिलेंगे आपको, वो आपको अपने थॉट लगा के करना होता है। थोड़ा डाउट है तो टीचर दे और सारे चैप्टर के लगा दो, तो आपका एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमें एडवांस में आते हैं वो भी तैयार है। तो फिर लिख रहा हूँ, आप देखो, आप पिछले कई सालों के प्रीवियस में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए बिना न्यूमेरिकल वाले, वो सब कहीं ना कहीं से वर्मा जी से इंस्पायर्ड। वो क्वेश्चन डिजाइन ही उन्होंने शायद उस वे में किया पिछले 5 साल के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें न्यूमेरिकल नहीं, पेन नहीं चलाना। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। अब मैग्नेटिज्म, पृथ्वी चुंबकत्व। पृथ्वी चुंबकत्व और मैग्नेटिज्म। चलो, कौन बताएगा? What are the causes of earth magnetism? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस सकता है या बोर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए फंस सकता है। What are the causes of earth magnetism? तो भाई, अर्थ की कोर में मोल्टन मेटल होते हैं। मोल्टन मेटल मतलब आयन। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो आयन भी घूम रहे हैं। आयन घूम रहे हैं तो करंट बनेगी। करंट बनी तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एक का ये तो अभी एक मार्क है। दूसरा मार्क, ये समझ में आता है कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर घूमता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ अर्थ नहीं घूमती। और अगर नहीं घूम रहा होता तो अपन इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीकॉप्टर लेके आते, हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग की छत से थोड़ा ऊपर उठाते, उसका इंजन सेट करते एक ही जगह रहने के लिए। अब अपन बिल्डिंग से तो ऊपर उठ के हवा में आ गए, आज घूम गई। देख रहे थे पाकिस्तान आए, उतर इतनी महंगी फ्लाइट बनाने की जरूरत क्यों? और ऐसा नहीं होता। हम जब भी नीचे झांक के देखते हैं तो हमें यही बिल्डिंग दिखती रहती है हर बार, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो मेरा हेलीकॉप्टर भी घूम रहा है, पूरा एटमॉस्फेयर घूम रहा है, नहीं चलता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो फिर एटमॉस्फेयर में बचपन में तुम लोगों ने बहुत सारे स्फीयर पढ़े थे। एक था आयनोस्फीयर, तो वो आयन, ट्रिमेंडस आयन से घूम रहे हैं, तो वापस उनकी भी क्या बन रही है वहां पर, करंट। तो फिर उससे उसका क्या बनेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैदा होंगी। यानी देयर आर 2 रीजन
for Earth's magnetism, एक molten metal rotation with the rotation of Earth, एक ionosphere rotation with the rotation of Earth. म्यूचुअल में तो ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो बोर्ड का भी क्वेश्चन हो गया और ऑब्जेक्टिव में सिंगल लाइन में आ जाएगा. तो लिखें कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी चुंबकत्व के कारक. पृथ्वी चुंबकत्व के कारक में पहला कारक लिखो, with the rotation of earth on its own axis, with the rotation of earth on its own axis, the molten metals present in the earth's core, also gets rotated which constitutes an electric current, and in turn produces magnetic field, Second cause, with the rotation of earth on its own axis, the ionosphere present in Earth's atmosphere, also gets rotated. Which also results in the formation of magnetic field. तो ये जो अर्थ का फील्ड डेवलप होता है, अर्थ का कुछ होगा तो नेचुरल था, वो तो नेचुरल फेनोमेना, ऐसा कंपोजिशन था अर्थ का, उसका एटमॉस्फेयर भी इस तरह से घूम रहा है आपके साथ कि जो रिजल्टेंट फील्ड पैदा हो रहा था अर्थ का, वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं पैदा हो रहा था. और उसका कोई रीजन नहीं है भाई. जैसे आपने ग्लोब देखो ना, तिरछे बने होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, देखिए ग्लोब में तिरछापन का उसका कोई रीजन, वो कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं बना. पृथ्वी के हर स्थान पर ज्योग्राफिकल हॉरिजॉन्टल साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ना आकर, अच्छा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्यों आना चाहिए था? क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट की वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट, तो फील्ड तो उसकी एक्सिस पे होगा ना उस रोटेशन के, वो एक्सिस कौन हो जाएगी उसकी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो यानी वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में न पैदा होकर उससे थोड़ा सा एंगल से इंक्लाइन बना पृथ्वी के हर स्थान. और ये इंक्लिनेशन पृथ्वी के हर स्थान पर अलग है, मुंबई में कुछ और लंदन में कुछ और, स्पॉट टू स्पॉट ये इंक्लिनेशन बदलता रहता है. तो हॉरिजॉन्टल साउथ नॉर्थ डायरेक्शन से जितने एंगल से वो इंक्लाइंड होता है, वो कहलाता है उस जगह का एंगल ऑफ टिप, DIP, एंगल ऑफ टिप. तो अपनी डेफिनेशन लिखे, एंगल ऑफ टिप, देखिए द रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड,
doesn't lie exactly along horizontal south north direction. Horizontal south north direction. Instead of this, it remains somewhat inclined to the horizontal south north direction at each place of the earth. This angle of inclination is called angle of dip. This angle of inclination is called angle of dip. तो अगर ये हॉरिजॉन्टल साउथ नॉर्थ ऐसा बनाया सपोज, तो रिजल्टेंट फिट इससे कुछ क्या है, ऐसा इंक्लाइंड है कुछ. जितने एंगल से ऐसा इंक्लाइंड हो गया है, माइंड इट, ये हॉरिजॉन्टल साउथ नॉर्थ है, यानी ये जो इंक्लिनेशन है वो जमीन के अंदर जा रहा है. साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दोनों हॉरिजॉन्टल होते हैं. साउथ नॉर्थ से ये थोड़ा ऐसा इंक्लाइंड, यानी जमीन के थोड़ा अंदर हो गया. तो इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिनोट करते हैं फाई से, कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. तो इसका नाम पड़ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड P cos phi, क्योंकि अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ आ गया, और ये परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ अर्थ आ अंदर जमीन के अंदर. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड P sin phi. तो यानी BV और BH को डिवाइड कर दें, तो रेशियो ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिव्स द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप. हम कई न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इसका. कोई दिक्कत, बहुत सारे ABC में न्यूमेरिकल होंगे जहां पर एंगल ऑफ डिप का इन्वॉल्वमेंट आएगा, तो उसमें यूज करना है इनको. वो शायद BH यूज हो रहा है और प्रॉब्लम में देते हैं, सॉरी BV यूज होने वाला है, प्रॉब्लम में देते हैं BH है, पर BH के साथ साथ नीचे प्रॉब्लम के एंड में क्या लिख देते हैं, एंगल ऑफ डिप इज दिस. तो आप उसको एंगल ऑफ डिप से tan phi से मल्टीप्लाई करके BV बना दें. मुझे कल तुमको वो देना था, मुझे मैसेज भी किया था इसने, पर मैं कुछ जल्दी में था और मैं कल 6 लेते थे, बहुत ज्यादा थक गया था. आज ये 6-5 है, 5 का तो छठा लिमिट के बाहर होता है, जनरली होना चाहिए 5 मैक्स. तो लिखा. चलो अब इस एंगल ऑफ डिप की और एक नई न्यूमेरिकल ओरिएंटेड डेफिनेशन है, जो न्यूमेरिकल में ज्यादा लगेगी, तो उसके लिए एक और डेफिनेशन पहले लिखना पड़ेगी दूसरी. तो अगला हेडिंग तो मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा डियन, मेरिडियन. तो ये भी नाम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसको लिख लें. A large vertical plane
drawn on the magnetic axis of a magnet, drawn on the magnetic axis of a magnet, is called magnetic meridian of the given magnet. Is called magnetic meridian of the given magnet. मतलब ये अगर मैग्नेट है तो इसके एक्सिस पर एक लार्ज जैसा वर्टिकल प्लेन बना है, तो ये पूरा प्लेन लार्ज प्लेन इसका क्या कराएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब डीप की इसके थ्रू एक नई डेफिनेशन बना रहा हूं। मैंने अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन पकड़ा, अब अर्थ की सरफेस के अलोंग तो BH होगा, तो उसका मेरिडियन होगा ना ये तो। फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के इस मेरिडियन में ऊपर गए, उसमें लेगा एक मैग्नेटिक कंपास। तो भैया नीडल क्या बोलेगी, मैं तो बार बार B की दिशा में जाऊंगी, तो बार बार कुछ एंगल से ऐसा इंक्लाइंड हो जाएगी ना वो यूं। तो जितने एंगल से भी इस मेरिडियन में वो इंक्लाइंड होगी, वो भी उस स्थान का एंगल ऑफ डीप कहलाएगा ना। नहीं आई मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ में जितना भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा हमारे नीडल का, वो भी तो उस स्थान का क्या बन गया, एंगल ऑफ डीप हो गया। पर इसको सिर्फ एंगल ऑफ डीप क्यों बोलेंगे, इसे नाम देंगे हम ट्रूथ एंगल ऑफ डीप, क्योंकि आपने अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन में लेकर गए। ये कौन सा प्लेन है, अर्थ के फील्ड का मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, ट्रूथ। और अगर मान लो ये है अर्थ के फील्ड का मेरिडियन, ये कॉपी का पेज है, तो इसमें गए तो नीडल कुछ एंगल से इंक्लाइंड हो गई थी, तो उसका नाम पड़ गया ट्रूथ एंगल ऑफ डीप। पर आप न्यूमेरिकल में वो बोलेंगे एक कोई और प्लेन है जो मेरिडियन से 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है, उसमें नीडल लेकर गए, तो वो भी कुछ तो इंक्लाइंड होगी, पर वो उस स्थान का ट्रूथ नहीं, वो कहलाएगा एपरेंट एंगल ऑफ डीप, क्योंकि वो मेरिडियन में नहीं है, वो कोई और प्लेन में है जो मेरिडियन से कुछ थीटा एंगल पे है। नहीं आई, तो इस 3 एंगल पे न्यूमेरिकल आते हैं, अपने मेंस में आते हैं, एडवांस में नहीं आएगा। ट्रूथ एंगल ऑफ डीप, एपरेंट एंगल ऑफ डीप, और दोनों प्लेन के बीच के एंगल में 3 में से 2 वैल्यू दी होगी, कोई एक निकालने को कहे। और दोनों का मेन समझ में क्या है, तो इसको लिखते हैं पहले, लिख पहले अच्छे से लिखो। तो angle of inclination, the angle of inclination of a magnetic needle, taken into the magnetic meridian of Earth's field, taken into the magnetic meridian of Earth's field, is called truth angle of dip, is called truth angle of dip at the given place of Earth, is called truth angle of dip at the given place of the Earth. But the angle of inclination, in a other plane located at some angle to the magnetic meridian, is called
apparent angle of dip. Is called apparent angle of dip. ये डायग्राम भी बनाना चाहिए. This is the magnetic meridian. डायग्राम बना दो. Let me try 3D. कला है रे हाथ में बनेगा. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? एक मैग्नेट का अगर हम देखें तो फील्ड कहाँ पे जाके जीरो होगा? फील्ड पोजीशन में जाएगा ना इसकी. तो के एम बाय आर के ऊपर जब तक आर इनफाइनाइट होगा तब तक वो जीरो नहीं होगा. ऐसा इनफाइनाइट है. क्या पूछना चाह रहा हूँ? हाँ एक्सिस के एक्सिस के ऊपर large vertical plane बोला है. Drawn on the magnetic axis of the given magnet. This large vertical plane, large मतलब generally infinite. तो जो भी होगा प्लेन उसका तो दूसरे का साइज कितना होगा? कितने प्लेन हो सकते हैं? नहीं, अर्थ की सरफेस के नॉर्मल जाने वाला मैग्नेट जहां भी रखा होगा अर्थ की सरफेस के नॉर्मल जाने वाला. अर्थ की सरफेस पे इंक्लाइन नहीं. हमेशा फील्ड उसका कैसे देखेंगे? अर्थ की सरफेस के नॉर्मल वर्टिकल प्लेन. जब भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ सर्टिफिकेट बोलूंगा ना, बीवी ध्यान रखना वो भी कैसी है? अर्थ की सरफेस के नॉर्मल. बीवी अंदर गई है नहीं आई तो वो प्लेन तो एक ही रहेगा ना बेटा फॉर अ गिवन मैग्नेट. अगर वर्टिकल होगा तो उसमें आप कैसे डिफाइन क्या क्या बोल रहा है? Let me try. नीति से दो प्लेन अलग अलग जैसे बुक में प्रिंटेड होता है वैसे ही बनाया चला है. ये मैग्नेटिक मेरिडियन है. ये एनी अदर प्लेन जो मेरिडियन नहीं है, जो मेरिडियन से कुछ एंगल पर है थीटा. और जब मैं इसमें जो एंगल ऑफ डीप होगा वो ट्रूथ एंगल ऑफ डीप है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं फाई से. और इसमें जो एंगल ऑफ डीप होगा वो अपैरेंट एंगल ऑफ डीप है. जिसे हम डिनोट कर रहे हैं फाई डैश से. तो न्यूमेरिकल आया है फाई डैश और थीटा में. तीन में से कोई भी दो दिए होंगे और कोई एक निकालना होगा. तो कॉपी की बोर्ड की थ्योरी छोड़ो, आप तो एक्चुअल थ्योरी में आओ. देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इसमें पीएच ऐसी जा रही है और पीवी ऐसी जा रही है पृथ्वी के सरफेस के नॉर्मल. ये कोई अदर प्लेन
इसमें BH नहीं है। BH का एक कंपोनेंट आएगा ना तो अरे ये BH है, ये थीटा है, तो इधर BH cos थीटा आएगा ना। इस BH की बीवी यह है, इसकी बीवी भी यही है, दोनों की बीवी एक ही, वर्टिकल कंपोनेंट एक ही, नहीं समझ में आई? इस BH की बीवी और इस BH cos थीटा की बीवी, दोनों की बीवी एक ही है। और फिर किसी भी गिवन प्लेस के एंगल ऑफ डिप के साथ रिलेशन पड़ा tan phi इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो इस प्लेन के लिए जब लगाऊंगा तो tan phi विल बी इक्वल टू BV ओवर BH, और जब इस प्लेन के लिए लगाऊंगा तो tan phi डैश विल बी इक्वल टू BV ओवर BH cos थीटा। नहीं आई? तो यानी यहां पर तो BH है, और इस प्लेन में BH का कंपोनेंट आ रहा है BH cos थीटा, और दोनों प्लेन के लिए अर्थ की सरफेस के नॉर्मल जो अंदर जा रही डॉटेड ले रहा हूं वो है BV। समझ मारो डॉटेड के लाइन कैसे जा रहा है? नहीं आई? तो एक बार ये फॉर्मूला लगाया tan phi के लिए, तो वो बोला उस प्लेन की BV और उस प्लेन का BH। फिर एक बार लगाया tan phi डैश के लिए, वो बोला उस प्लेन की BV और उसी प्लेन का BH। दोनों प्लेन के लिए BV एक ही है, BH अलग अलग है। कोई दिक्कत? दोनों को या तो डिवाइड कर दो, तो BV ओवर BH यह cos थीटा ऊपर रहेगा, तो cosine of the angle between them is always equal to tangent of real upon tangent of apparent। अरे होगा डायरेक्ट याद रख सकते हैं ऐसे, cosine of the angle between the planes, one is meridian and one is any other plane, is always balanced by the tangent of real upon tangent of apparent। तो तीन में से कोई दो वैल्यू कॉलम में दी है और कोई एक निकालनी है रे बाबा। अरे निकल जाएगी यहाँ से। अगर मेरिडियन अर्थ की सरफेस के नॉर्मली लेता कंसीडर, तो ये BV कभी इस तरह से दोनों के लिए नहीं बनता। मेरिडियन ऐसा है तभी BH ऐसा है, तभी BH BV अंदर गई। फिर कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल भी देखा गया है। ये तुम करो।
if apparent angle of dips in two perpendicular planes, तो डेफिनेटली apparent है, तो दोनों प्लेन में से कोई भी मेरिडियन नहीं है, बस वो दोनों प्लेन क्या है जैसे कि परपेंडिकुलर r phi 1 and phi 2 गिवन। तो बताओ उस प्लेस पर ट्रूथ एंगल ऑफ डिप कितना हो? पृथ्वी के जिस स्थान पे भी ये दो प्लेन थे वहां के apparent एंगल ऑफ डिप phi 1 phi 2 है, तो उस स्थान का ट्रूथ एंगल ऑफ डिप कितना होगा? हाँ 10 में आएगा, मतलब कॉर्ड पे भी हो सकता है आंसर, पर ऐसा क्या क्या बोल रहा है? 10 phi equal to अच्छा 12 से ऐसे लेके बोल देता, अच्छा खाना खाना 1/10 square phi equal to 1/10 square phi 1 plus 1/10 square phi, इजी टू रिमेंबर, वो सही है। मतलब कॉट में लिखना होता है फिर कॉट स्क्वायर phi equal to कॉट स्क्वायर phi 1 plus कॉट स्क्वायर phi। भाई पृथ्वी के जिस किसी स्थान पर जहां भी हैं दोनों प्लेन, दोनों में से कोई भी मेरिडियन नहीं है। अब मैं 3D नहीं, अब मैं 2D में जा रहा हूं, तो दिक्कत अंडरस्टूड, फील करो 3D है, इनमें से कोई भी मेरिडियन नहीं है, तो इसमें अपैरेंट एंगल ऑफ डिप phi 1 है, इसमें अपैरेंट एंगल ऑफ डिप phi 2 है। पर पृथ्वी के जिस स्थान पे भी दोनों प्लेन बने होंगे उनके उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला पृथ्वी का मैग्नेटिक मेरिडियन तो कहीं ना कहीं होगा, अरे होगा ना कहीं ना कहीं। तो मान लिया मैंने कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये वाला प्लेन मान लिया मैंने कि phi 1 से वो थीटा एंगल पर है, पता नहीं कहां होगा, तो phi 2 वाले प्लेन से 90 वाला सीधा हो गया। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है लेट, तो फिर इसमें जो एंगल ऑफ डिप होगा वो ट्रूथ होगा। उसका नाम रख लिया phi। ये फॉर्मूला हम एक मेरिडियन और एक अदर प्लेन के बीच में लगा सकते हैं, तो पहले इन दोनों के बीच में लगाया, cos थीटा इक्वल टू tan phi अपॉन tan phi 1, फिर इन दोनों के बीच में लगा दिया cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इक्वल टू tan phi अपॉन tan phi 2, थीटा हमने सपोज किया था तो स्क्वायर करके जोड़ दिया, tan स्क्वायर phi कॉमन ले लिया, तो 1/tan स्क्वायर phi इक्वल टू 1/tan स्क्वायर phi 1 प्लस 1/tan स्क्वायर phi 2। या तो ऐसे याद रखो या कॉट में करो। अरे जो भाई चलो फिर पृथ्वी चुंबकत्व में एक डेफिनेशन और है, ले लो तो उसका काम खत्म हो गए। तब हम तीसरे पार्ट में जा रहे हैं।
ये जो हवाई जहाज होते हैं वो कौन सी बेसिस पे चलते हैं? एंगल ऑफ लिफ्ट। उनका सिस्टम ही डिजाइन कैसे हुआ है सॉफ्टवेयर? भाई हवाई जहाज के ऊपर हवा में रहते हुए समझ में कैसे आता है कि वो किसके ऊपर उड़ रहा है? कि बार बार नीचे से देखने जरा, नीचे लाके ढाक के देख देंगे अपनी बाइक ऐसा कुछ करते हैं क्या? तो उनको समझ में कैसे आता है? तो उनका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ पृथ्वी के हर स्थान का डिप मेथड है प्रैक्टिकल, उस डिप की बेसिस से बना कि इस स्थान पर इतना डिप होता है तो ये इस जगह पर है निकलता है। पर ये जो पानी के जहाज होते हैं शिप, वो मैरिनर कंपास में चलते हैं, मराइन कंपास, मराइन इंजीनियरिंग। तो वहां पर एंगल ऑफ डिप पे नहीं होता काम। मतलब एंगल ऑफ डिप के लिए तो कंपास की जो नीडल है इट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, और मैरिनर कंपास की जो नीडल होती है इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन। ऐसे फ्री है, ऐसे नहीं है फ्री, ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये एक नया एंगल आ रहा है जिसको आपने सुना होगा बच्चों में, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अच्छा तुम लोग डिक्लिनेशन बोलते हो क्या? फिर वो बोलो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चलता नहीं, डिक्लिनेशन डिक्लाइनेशन बोल रहा है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन देखो, the angle between magnetic meridian and geographical meridian। भाई मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया था मैग्नेटिक एक्सिस के लार्ज वर्टिकल प्लेन, तो ऐसे ज्योग्राफिकल एक्सिस के लार्ज वर्टिकल प्लेन बनाएंगे तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा वो। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट अ गिवन प्लेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये 3D फिगर ले लो, ये मान लो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन एट द गिवन प्लेस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल से, ज्योग्राफिक बनेगा ज्योग्राफिक साउथ नॉर्थ से। उनके बीच के एंगल को कहा जा रहा है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डिनोट करते हैं डेल से, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस डेफिनेशन लिखना, लिख दो, डायग्राम बना दो। कोई भी बारी बारी से टर्न लगा लिया करो यार। जब भी फिजिक्स के कोई से भी ट्रैक का लेक्चर लगे आप आपकी बोर्ड की बुक लेकर आया करो बारी बारी। कल तू ला एक बुक से बस कंफर्म करना और उसके पेज नंबर अपनी कॉपी के अंदर लिख जाओगे, ये थ्योरी इस पेज पे नहीं चलता है। तो आपकी नोट्स कॉपी ही ऐसी डिजाइन हो जाएगी कि उसमें अलग ही जब सफेद रहेगा ना कि हाँ ये टॉपिक बोर्ड में है इस पेज नंबर पे।
पहले पढ़ना एक ही जगह पड़ेगा बस, नोट कॉपी, अलग से बोर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हुआ। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं देखो। In a mariner's compass, तुम लोग क्या mariners बोलते हो? mariners ही बोलते हो ना? कंफ्यूजन क्या है बता? In a mariner's compass, क्या एक दूसरे को देख रहे तो मुझे लगा शायद प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा। In a mariner's compass, a ship is going due east. In a mariner's compass, a ship is going due east. मतलब कप्तान साहब ने आके देखा तो उनको दिख रहा है उस कंपास में कि मेरा शिप कहाँ जा रहा है, ईस्ट। If the angle of declination at that place is 10 degree, if the angle of declination at that place is 10 degree, then find the actual direction of motion of the ship. Then find the actual direction of motion of the ship. भाई मैरिनर कंपास में जो डायरेक्शन दिखेगी वो तो मैग्नेटिक दिखेगी ना, वो तो मैग्नेटिक डायरेक्शन हुआ, दैट विल बी मैग्नेटिक ईस्ट, पर एक्चुअली ज्योग्राफिकली किधर जा रही है। तो इसका रूल ध्यान रखना, जब आप कॉपी में ड्रॉ करोगे, ये है ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, ये फिर खड़े नहीं है, सब जमीन पे है, तो ये हम की साउथ नॉर्थ वाले लाइन को जोड़ना तो ये बनेगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ उसका एंगल 10 डिग्री है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉक पे, तो यानी इसका मैग्नेटिक नॉर्थ इधर आएगा, रुको फिर से आएगा, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, magnetic east, magnetic west. Angle between axis of geographical direction and axis of magnetic direction is called angle of declination. तो ये डेल अपने को दे रखा है 10 डिग्री, तो फिर ये भी क्या हुआ 10 डिग्री। तो according to mariner compass, ship is going in this direction, ईस्ट में जा रहा है, तो ज्योग्राफिकली कहाँ जा रहा है 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। नहीं आई, यानी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन जीडी क्या हो गई 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो जब वेस्ट बना दो, तो छुट्टे पुट्टे न्यूमेरिकल आते हैं ऐसे। तुम्हारे मॉडल में ये कहानी हाँ ना, क्योंकि बोलते हो बार बार की एडवांस में नहीं है टॉपिक, तो बोल रहा हूँ मैं।